अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित दीर्घकालिक समझौते की सुगबुगाहट से खाड़ी देशों में हलचल तेज हो गई है। सहयोगियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी डील में ईरान को आर्थिक रूप से कितना फायदा मिलेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपने 3 दिवसीय मिडिल ईस्ट दौरे पर हैं और उन्हें यूएई, कुवैत और बहरीन जैसे अहम सहयोगियों के इन्हीं तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है खाड़ी देशों की मुख्य चिंता। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम होने के प्रयासों का खाड़ी देश स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनकी असल चिंता इस बात को लेकर है कि बातचीत सफल होने पर ईरान को क्या हासिल होगा। दरअसल दोनों देशों के बीच हुए समझौते के ड्राफ्ट में ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम $300 अरब के पैकेज का जिक्र है, जिसे 60 दिनों के अंदर अंतिम रूप दिया जाना है। सहयोगी देशों को आशंका है कि इस भारी भरकम फंड से ईरान अपनी सैन्य क्षमता और क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। इस बात को लेकर भी चिंताएं हैं कि समझौते के ड्राफ्ट में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर कोई बात स्पष्ट नहीं की गई है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन और कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। युद्ध के दौरान ये सभी देश ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर चुके हैं। ईरान के फ्रीज फंड पर फंसा पेंच। इस पूरी बातचीत में पैसों का लेन देन सबसे जटिल मुद्दा बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि अमेरिका की तरफ से ईरान को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड वार्ता के बाद एक प्रस्ताव का खुलासा किया है। इसके तहत अगर ईरान के फ्रीज किए गए फंड जारी होते हैं तो अमेरिका और कतर उसकी निगरानी करेंगे ताकि पैसा आतंकवाद की फंडिंग में न जाए। इस फंड का इस्तेमाल ईरानी लोगों के लिए अमेरिकी मक्का और गेहूं जैसी मानवीय सहायता खरीदने में किया जाएगा। हालांकि ईरान की मांग है कि वह अपने फंड के इस्तेमाल पर खुद नियंत्रण चाहता है। अनुमान है कि प्रतिबंधों के कारण दुनिया भर में ईरान की लगभग 100 से 120 अरब डॉलर की संपत्ति फ्रीज है। मार्को रूबियो के इस दौरे में सिर्फ पैसों की ही चर्चा नहीं होगी। दुनिया के तेल और गैस का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, जो इस दौरे के मुख्य एजेंडे में शामिल है। संघर्ष के दौरान ये क्षेत्र भारी तनाव का केंद्र बन गया था और यहाँ जहाजों की आवाजाही अभी तक सामान्य नहीं हो पाई है। एनालिटिक्स फर्म केपलर के अनुसार हालिया वीकेंड में यहां से केवल 71 जहाज गुजरे, जबकि संघर्ष के पहले यहां से रोजाना 100 से 120 के बीच जहाज गुजरते थे। वर्तमान समझौते के तहत ईरान को 60 दिनों की बातचीत के दौरान ट्रांजिट फीस वसूलने से रोका गया है, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि ये समय सीमा खत्म होने के बाद वे इस पर विचार कर सकते हैं। अपने दौरे पर रूबियो बहरीन में खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। स्विट्जरलैंड का आलीशान बुर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट, मेज पर सजे 4 देशों के झंडे और हवा में तैरती युद्ध जैसी कड़वाहट। लेक ल्यूजन समिट में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक तरफ दुनिया की सुपर पावर अमेरिका है तो दूसरी तरफ अपने कड़े तेवरों के लिए मशहूर ईरान। कतर और पाकिस्तान बिचौलिए की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन कैमरों की फ्लैश चमकने से ठीक पहले कूटनीति का जो नरम गरम नजारा दिखा वह हैरान करने वाला है। इस महाबैठक की शुरुआत ही भारी कड़वाहट और तनाव के साए में हुई। कैमरे तैयार थे, लेकिन ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी दल के साथ पहले से तय हैंडशेक यानी हाथ मिलाने और जॉइंट फोटो ऑप से साफ मना कर दिया। सार्वजनिक तौर पर हाथ न मिलाकर ईरान ने यह सख्त संदेश दिया है कि वो अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। कूटनीतिक दूरियों का यह सिलसिला यही नहीं रुका। जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान और कतर के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मीडिया को संबोधित कर रहे थे, तब ईरान ने उस मंच से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। ईरान वैश्विक मीडिया के सामने अमेरिका को एक तरफा नैरेटिव सेट करने का कोई मौका नहीं देना चाहता था, लेकिन इसी कड़े विरोध के बीच एक नरमी तब दिखी जब ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मध्यस्थ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बेहद गर्मजोशी से गले लगाया। ईरान ने जता दिया कि वो दुनिया से अलग थलग नहीं है, बस उसकी लड़ाई वॉशिंगटन से है। बंद कमरे के अंदर का नजारा किसी साइलेंट वॉर से कम नहीं था। विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस एक ही कमरे में थे। दोनों देशों ने न तो बात की और न ही नजरें मिलाई। अविश्वास की ये खाई इतनी गहरी थी कि बैठक कक्ष में अमेरिका और ईरान के ठीक बीच में कतर और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को बैठाया गया, यानी सीधे संवाद की जगह बीच में बफर जोन एक तरह से बनाया गया और ये मजबूरी बन गई।
तनाव की सबसे बड़ी वजह लेबनान में जारी सैन्य अभियान बना। लेबनान संकट पर दोनों देशों के गंभीर मतभेद खुलकर सामने आए, जहां ईरान अमेरिका को घेरता दिखा। हालांकि इन कड़े तेवरों के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ घंटों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वेंस का ये बयान दिखाता है कि अमेरिका हर हाल में कूटनीतिक गतिरोध को तोड़ना चाहता है। बंद दरवाजों के अंदर चल रही ये बातचीत इस बात का सबूत है कि भले ही अमेरिका और ईरान के बीच कोल्ड वॉर चरम पर हो, लेकिन तनाव के बावजूद कूटनीति के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। क्या लेबनान संकट पर कोई बीच का रास्ता निकलेगा और क्या ईरान अमेरिका के रिश्तों की ये बर्फ पिघलेगी? इस पर पूरी दुनिया की नजरें फिलहाल बनी हुई हैं। ईरान और अमेरिका में लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं, जहां तकनीकी स्तर की महत्वपूर्ण बातचीत शुरू होने जा रही है। इस बैठक को पश्चिमी एशिया की मौजूदा परिस्थितियों और दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। वार्ता शुरू होने से ठीक पहले एक फोटो ने दुनिया का ध्यान खींचा। दरअसल जिस विमान से ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ स्विट्जरलैंड आए, उस प्लेन पर लिखा था मीनाब 168। ये एक संदेश है जिसे ईरान दुनिया को देना चाहता है कि अमेरिका और उनकी फौज कितनी क्रूर है, जो बच्चों की जान लेने से भी नहीं कतराती। दरअसल जंग के दौरान अमेरिका ने एक स्कूल पर हमला किया, जिसमें बच्चों समेत कुल मिलाकर 168 लोग मारे गए थे। गलीबाफ ने भावुक संदेश जारी कर मीनाब स्कूल घटना के पीड़ित बच्चों को याद किया और कहा कि उनकी स्मृतियां बातचीत के दौरान ईरान के फैसलों का मार्गदर्शन करेंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में गलीबाफ ने लिखा, वे और ईरानी प्रतिनिधिमंडल मीनाब के बच्चों तथा अन्य ईरानी शहीदों को अपने हर कदम में याद रख रहे हैं। उन्हें हमेशा ये महसूस होता है कि देश के लिए जान देने वाले लोग उन्हें देख रहे हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वे राष्ट्र के साथ न्याय करेंगे। गलीबाफ का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ तकनीकी बातचीत के पहले दौर के लिए स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख पहुंचा है। माना जा रहा है कि यह वार्ता भविष्य में व्यापक राजनीतिक और कूटनीतिक बातचीत की दिशा तय कर सकती है। हालांकि दोनों पक्षों ने सार्वजनिक रूप से बातचीत के एजेंडे का पूरा ब्यौरा साझा नहीं किया है, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा, प्रतिबंधों से जुड़े मुद्दे, परमाणु कार्यक्रम और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव जैसे विषय चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि गलीबाफ का संदेश केवल श्रद्धांजलि भर नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी है। इसके जरिए ईरानी नेतृत्व ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि अमेरिका के साथ बातचीत करते समय वो अपने राष्ट्रीय हितों और युद्ध तथा संघर्षों में प्रभावित हुए नागरिकों की पीड़ा को नहीं भूलेगा।